नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम सिकंदर ओझा है और मैंने लगातार 3 बैंकिंग एग्ज़ाम्स आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क क्लियर कर रखी है और अभी मैं बैंकिंग में कार्यरत हूँ। और मैंने एक इंटरव्यू की सीरीज़ चला रखी है आईबीपीएस आरआरबी के लिए, जो कि 1 नवंबर से ऑर्गेनाइज होने वाली है। तो मैंने कह रखा है कि 140 टॉपिक्स वो कराऊंगा, तो उसमें से ये आज चौथा पार्ट है। और आप निश्चिंत रहिए, 15 तारीख के पहले पहले सारा टॉपिक्स क्लियर हो चुका होगा। अभी मैं जितने भी बैंकिंग वर्ड है या टेक्निकल वर्ड है उन सबको लेके चल रहा हूँ। आगे आने वाले दिनों में जो भी नॉर्मल जो टॉपिक्स होंगे उनको भी कवर करूँगा, लेकिन सबसे पहले जो बैंकिंग वर्ड है या टेक्निकल वर्ड है जो पूछे जा सकते हैं उनको आप देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो ज़रूर देखें और जहाँ भी कमी लगे वो ज़रूर बताएं मुझे आके कमेंट बॉक्स में कि कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला, हाउ टू फाइट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से कैसे फाइट करें। अगर मान लीजिए क्वेश्चन होता है कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है, मैंने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ले लिया था कि दोनों को आपको वो दिख जाए कि आपको क्या करना है। एक दोनों के बीच में कंपैरिजन कर दिया कि इन्फ्लेशन हो तब और डिफ्लेशन हो तब। तो उसमें क्या क्या किया जाता है। मान लीजिए पूछ दिया गया कि सीआरआर एसएलआर क्या करना पड़ेगा। मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन जब हो रहा होगा तो मनी सप्लाई को क्या करेंगे, जो आरबीआई है मनी सप्लाई डिक्रीज करेगी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और उसमें अगर आप पैसा और दे रहे हैं तो लोग मतलब जो सोसाइटी में महंगाई और बढ़ती चली जाएगी, इसलिए मनी सप्लाई को कम किया जाता है। और डिफ्लेशन जब होता है तो इंक्रीज किया जाता है। सीआरआर एसएलआर को इंक्रीज किया जाता है, इसलिए इंक्रीज किया जाता है ताकि सीआरआर एसएलआर इंक्रीज करेंगे तो बैंकों को अपने पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा। इससे वो लोन बहुत कम दे पाएंगे या कम अमाउंट में दे पाएंगे। इससे लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं जा पाएगा और इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। और डिफ्लेशन में सीआरआर एसएलआर डिक्रीज करते हैं ताकि जो बैंक है वो दिल खोल के पैसा लोन में दे सके कम इंटरेस्ट रेट पे, ताकि डिफ्लेशन जो है वो एक तरीके से ख़त्म हो सके। ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसके बारे में अगर आपको जानना हो, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, अक्सर पूछा जाता है। तो अगर इसके बारे में जानना हो तो इसके एक मेरा वीडियो मैंने बना रखा है इसमें प्रॉपर तरीके से कि ओएमओ और 1991 क्राइसिस, जो 1991 में क्राइसिस आई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके ऊपर और ओपन मार्केट ऑपरेशन के ऊपर। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो लिंक कर देता हूँ और पिन कर दूंगा इस वीडियो में, वो आप देख सकते हैं जाके कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या किया जाता है। तो इन्फ्लेशन में जो एक मोटा मोटा समझ लीजिए कि गवर्नमेंट जो है अपनी सिक्योरिटी सेल करती है ताकि मार्केट से पैसा जा सके और मार्केट में पैसा आ सके। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं वो बेची खरीदी जाती हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन में। रेपो रेट तो आप सबको पता है, रेपो रेट वो रेट होती है जिस पे आरबीआई जो है वो बैंक को देती है पैसा। तो रेपो रेट इन्फ्लेशन में इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि बैंक की जो लोन की रेट है वो बढ़ जाए और लोग लोन लेना कम कर सकें। बंद तो नहीं करेंगे लेकिन कम कर दे थोड़ा बहुत। और डिफ्लेशन में डिक्रीज किया जाता है। तो ये इन्फ्लेशन से लड़ने का एक मोटा मोटा तरीका है। अगर पूछा जाता है तो आप 4 चीज़ें बता सकते हैं कि ये चारों चीज़ों को कम ज़्यादा करने से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पे असर पड़ेगा। और ओपन मार्केट ऑपरेशन की अगर वीडियो देखना है तो इस वीडियो में मैं लिंक कर दूंगा उसका लिंक, और कमेंट बॉक्स में भी लिंक रहेगा, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं या मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन सर्च करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंक्रीमेंटल सीआरआर, अभी इसके पहले सीआरआर बताया कि कैश रिजर्व रेशियो होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक बैंक को एक फिक्स अमाउंट रखना पड़ता है। अभी जैसे आपसे पूछ दे कि कैश रिजर्व रेशियो कितना है, तो 4.5 चल रहा है। तो 4.50 कैश रिजर्व रेशियो चल रहा है, मतलब इतना बैंक को अपने पास रिजर्व करके रखना होता है। एक एसएलआर रखना होता है और एक सीआरआर रखना होता है, दोनों ही अपने वो टोटल कासा का जो करंट एंड सेविंग अकाउंट टोटल डिपॉजिट होता है उसका रखना होता है। तो ये स्पेशली नोटबंदी की समस्या से निपटने के लिए किया गया था, क्योंकि उस समय बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए थे तो बैंक सस्ते इंटरेस्ट रेट पर मार्केट में दे सकते थे, इसलिए 15 दिनों के लिए 100% सीआरआर कर दिया गया। मतलब 15 दिनों के लिए कोई लोन नहीं देना है, ये नोटबंदी के समय किया गया था। 100% सीआरआर कर देंगे तो जाहिर सा बात है कि बैंकों को अपने पास रखना पड़ेगा। तो ये होता है इंक्रीमेंटल सीआरआर। अब सेम चीज़ मैंने इंग्लिश में दे रखी है, आपको पहले बताया है कि जो भी मेरा टॉपिक्स होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, तो इंग्लिश वाला पढ़ लेंगे अपना। चलिए फटाक से थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। डिजिटल पेमेंट सिस्टम, पूरा एक मैंने नोट्स बना रखा है, उसी से आपको दिखा दिया कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ये इतना ब्रॉड आपको कोई नहीं दिखा पाएगा। डिजिटल पेमेंट सिस्टम में मैंने 2 पहले पार्ट होते हैं, एक रियल टाइम एक डिलेड टाइम। रियल टाइम में आईएमपीएस जो इंस्टेंट पेमेंट सर्विस होता है, और आरटीजीएस होता है जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है इसको। तो ये 2 रियल टाइम सेटलमेंट है। और डिलेड में आपके आते हैं नेफ्ट
और NECS नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हाउस, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, और ये आपका कार्ड सिस्टम जो हम लोग कार्ड से पेमेंट करते हैं। तो डिलेड में 4 आते हैं, नेफ्ट, NECS, NACH और कार्ड सिस्टम। और रियल टाइम है IMPS और RTGS आता है। नीचे मैंने तीनों में कंपैरिजन भी कर रखा है कि क्या नेफ्ट, RTGS और IMPS में डिफरेंस है। 24/7, 24/7, 24/7। मिनिमम कम से कम, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम में एनी अमाउंट, RTGS के लिए 2 लाख और IMPS में भी एनी अमाउंट, मैक्सिमम अप टू 10 लाख नेफ्ट में, और RTGS 500 करोड़, और जो IMPS होता है वो अप टू 2 लाख होता है। चार्जेस भी दे रखा है आपके सामने, इससे इतना, इससे इतना, इसका इतना। तो ये तीनों का कंपेरिजन है। मैंने आपसे पूछ लिया जाए कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम में क्या क्या होते हैं, तो ये सारे होते हैं। ये आप 6 का नाम बता देंगे, 4 और 2 6। ठीक है, नीचे वाला तो ऐसे ही कंपेरिजन के लिए बता दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। WMA वेज एंड मीन एडवांसेस क्या होते हैं। RBI जब गवर्नमेंट को ओवरड्राफ्ट देती है, जब गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी हो जाती है, तो एज अ लोन दिया जाता है, बाद में गवर्नमेंट उसको चुका देती है। जैसे कभी भी गवर्नमेंट के पास बजट की कमी हो जाती है तो वो RBI से लोन ले लेता है ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में। इंग्लिश वालों के लिए नीचे लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। TLTRO टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। जब किसी NBFC को, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनको पैसे की कमी हो जाए, ठीक है, जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनीज है उनको कमी हो जाए, तो RBI बैंक को यह कह के पैसा देती है कि आप यह पैसा उन कंपनी को ही दो। तो इस तरीके से ये जो मनी है ये टारगेटेड हो गया, मतलब RBI ने बोल के दिया है कि ये आप 500 करोड़ रुपए उस एक पर्टिकुलर NBFC को ही दो। तो इस तरीके से ये मनी क्या हो गया, टारगेटेड हो गया। तो ये इसी वर्ड को टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन बोलते हैं। जो काम किया जा रहा है इसी को TLTRO बोलते हैं। इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पे है, पूरा पूरा इंग्लिश वाले देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आ चुके हैं, भारत बॉन्ड ETF क्या होता है। इसके लिए भारत सरकार के अंदर जो कंपनी है उनके लिए उधार लिया जाएगा। जैसे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके लिए जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, या जो भी भारत सरकार के अंदर कंपनियां हैं, भेल हो गई, गेल हो गई, HPCL, इन सब के लिए पैसा अगर लेना हो तो भारत सरकार इसी बॉन्ड के थ्रू पैसा लेता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये है, 3 से 10 सालों के लिए होता है, आप भी कर सकते हैं। ठीक है। फॉर दिस अ लोन विल बी टेकन फ्रॉम अ कंपनी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इंग्लिश में है। ठीक है, तो ये आपका भारत बॉन्ड ETF हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ECGC क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है। इसमें वैकेंसीज भी आती हैं, लेकिन पूछ दे कि ECGC का क्या इंपॉर्टेंस है या क्या रोल है। जब बैंक किसी एक्सपोर्टर को लोन देती है तो वह एक से इस भरोसे पे देता है कि डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में वो बैंक को भरपाई कर देगा। मतलब ये जो ECGC है ये बैंक को भरोसा देता है कि आप एक्सपोर्टर को लोन दो, अगर उसको कोई भी उस लोन में कोई भी दिक्कत आती है तो वो इसकी भरपाई करेगा। ये उसकी गारंटी के लिए बनाया गया है। मतलब जो जो भी गुड्स होती हैं या सर्विसेज होती हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। फैक्टरिंग की बात करें, फैक्टरिंग क्या होता है। फैक्टर कंपनी वह होता है जो सेलर के बिहाफ पे बायर से बिल वसूलता है और उसके बदले वह सेलर से कुछ इंटरेस्ट ले लेता है। मतलब एक तरीके से मीडिएटर का काम करता है कि जब सेलर के पास इतना टाइम या इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, मैन पावर नहीं होता है कि बायर से बिल वसूले, तो वह एक कंपनी को अपना कॉन्ट्रैक्ट दे देता है कि आप उस बायर से बिल वसूल के लाओ, उसके बदले आप कुछ इंटरेस्ट ले लेना। तो ये कंपनी फैक्टर कहलाती है और ये पूरा का पूरा प्रोसेस फैक्टरिंग कहलाता है। ठीक है, आप सबको लग रहा होगा कि कहाँ कहाँ से टॉपिक आ रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक प्रीवियस ईयर इंटरव्यू के हैं और अच्छे अच्छे, जैसे अनिल अग्रवाल सर और भी जो अच्छे अच्छे जो इंटरव्यू पैनल मेंबर रह चुके हैं उनके द्वारा बताया गया है ये सारे टॉपिक। और मैंने जो 140 टॉपिक दे रखी है उसी में ये शामिल है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर्जरी क्या होता है। चेक या किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में किया गया बदलाव ड्रॉवर को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उसे फॉर्जरी कहते हैं। तो फॉर्जरी आप लोग देख लीजिए कि चेक या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपका प्रोमिसरी नोट्स भी आ जाता है, DD भी आ जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 8081 है, इसको मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में कवर कर दूंगा। तो अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो 8081 है ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो चेक या किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट DD में, चेक में या फिर प्रोमिसरी नोट्स में, इन सब में किया गया बदलाव जो है उसे फॉर्जरी कहते हैं। और यही सेम चीज़ इंग्लिश में। और ये जो फैक्टरिंग वाला था उसका
इंग्लिश वर्जन है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए, ये सारे आपका 10 टॉपिक्स क्लियर हो गए। अभी तक के जितने भी टॉपिक्स थे वो धीरे धीरे क्लियर होते जा रहे हैं। और IBPS PO वाले भी आप लोग ज़रूर देखें, उसमें भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सेम एज मतलब जैसे कि तैसे वो बिल्कुल आ जाएंगे आपके RRB PO के इंटरव्यू में, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा का अंतर नहीं होता है इंटरव्यू में। तो इसीलिए आप वो सारे भी वीडियोज़ देख लें और ये बताया कि कैसा लगा। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे 1-2 दिन में और भी वीडियो जाएंगे और आप निश्चिंत रहिए। 15 तारीख तक मैंने कमिट कर दिया है, 15 तारीख तक सारे आपके जो वीडियोज़ हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरा वादा है। तो हो जाएंगे, तो हो जाएंगे, जितने भी 140 टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।